स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा में एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है या किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा। देखिए यहाँ पर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लिख रहे हैं, मतलब कि एक से अधिक बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार, ये जितनी आपको जरूरत हो अपनी जरूरत के अनुसार। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी अगर आप बुक को देखेंगे तो वहां पर केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात की गई है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, तो उस स्थिति में वहां पर बताया गया है कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाएंगे रिवर्स। लेकिन चूंकि हमारे पास रास्ता है कि अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंच जाते हैं और हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा तो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर देंगे, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करके और चेक कर लेंगे, तो आप वहां पर बच जाएंगे कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में पुनः जाने पर फिर से उतना समय लग जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, इसके माध्यम से हम लोग कैसे किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट फाइंड करें। तो देखिए कोई फंक्शन है जैसे दिया गया है, कोई दिए गए विवरण अंतराल आई ओपन इंटरवल है, आई परिभाषित एक फलन f ऑफ x संतत है, अवकलनीय भी है, और c n यानी कि c1 c2 c3 कुछ भी हो सकता है, वो i में बिलोंग करता है, यानी उसी के मध्य के ही पॉइंट है c1 c2 c3 से। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, देखिए बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है वो, यहाँ पर वैसे नोट इसको लिखे तो काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से आपको क्या क्या चीजें करनी है मात्र उतनी ही बातें यहाँ पर लिख के बताई गई। ठीक है, करना ये होता है कि सबसे पहले हम एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे अर्थात f डैश x फाइंड कर लेंगे और उसको बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो जब 0 से रखेंगे तो जाहिर सी बात है x के कुछ ना कुछ मान प्राप्त हो रहे हैं, कभी एक मान प्राप्त हो गए, 2 मान प्राप्त हो गए या 3 मान प्राप्त हो गए, या जितने भी मान आपको प्राप्त हो रहे हैं उतने मान वहां से आप निकालेंगे। मान लीजिए हमें c1 एक मान हो गया, एक मान c2 मिल गया, एक मान c3 मिल गया, आगे भी मान आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी आपको मान मिलते हैं उन सभी पॉइंट्स पर आपको अलग अलग चेक करना है। हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिख रहे हैं और केवल c1 पर चेक करके लिख रहे हैं। आगे अगर आपको दूसरे पॉइंट्स हैं तो जब आप c1 पर चेक करके कंप्लीट हो जाए, c1 पर रिजल्ट निकल आ रहा है आपका, तो फिर c2 पे चेक करिए, c2 पे निकल आए तो फिर c3 पे, यानी इसी प्रकार चेक करके आप आगे बढ़ाते हैं। तो अब आइए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे हम करेंगे कि यहाँ तक तो आपने स्टेप फर्स्ट तक तो वैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी यही काम किया कि 0 बराबर रखा था और उसके बाद इसके मान ज्ञात हो गए। लेकिन अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसी का डिफरेंशिएशन एक बार और कर देंगे। जैसे f डैश x फाइंड किया आपने, तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा f डबल डैश x फाइंड हो जाएगा। अब f डबल डैश से फाइंड होगा अर्थात सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड हो जाएगा हमारे पास। तो उसमें x के स्थान पर क्या रखना है, c1, क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ क्या है c1, तो हमने c1 रखना है हमें, और f डबल डैश c1 ज्ञात करें, मतलब समझ गए कि पहले f डबल डैश x ज्ञात कर लेंगे और जिसमें x रहेगा तो उसमें स्थान पर हम c1 रखेंगे। जब c1 रखेंगे तो उसको हल करने पर आपको पता चल जाएगा कि ये इसका मान है f डबल डैश c1 का मान है वो 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक है, या फिर 0 है, तीन में से कोई ना कोई कंडीशन है। अगर 0 से छोटा आ जाता है तो आप कह देंगे कि x बराबर c1 पर f जो है, यहाँ हम f डैश या f डबल डैश की बात नहीं कर रहे, दिया गया फंक्शन f था। ठीक है, तो उसी फंक्शन को हम यहाँ लिखेंगे x बराबर c1 पर f क्या है, स्थानीय उच्च स्थिति। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तब लिखेंगे x बराबर c1 पर f क्या है, स्थानीय निम्न स्थिति। लोकल मिनिमा है और इसमें क्या है, लोकल मैक्सिमा। हाँ, अगर आपका मान लीजिए 0 आ जाता है तो 0 आने पर ही आपको कहा जाता है कि ये आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, क्योंकि हम यहाँ तक किए हमने टेस्ट, तो अब ये फेल हो जाता है। तो फेल होने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप यहाँ से फिर से लौट जाइए f डैश x पर अर्थात फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि इसके बाद जो है आप स्टेप थर्ड यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए और वहां से पता लगाइए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ फंक्शंस में, ऐसा सभी फंक्शंस में नहीं होता है, कि उन फंक्शंस में क्या होता है कि केवल एक ही ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हम एक बार अवकलन कर पाते हैं, दूसरी बार अवकलन नहीं हो पा रहा, दूसरी बार अवकलनीय नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये टेस्ट नहीं लगाया जा सकता। उस प्रकार के क्वेश्चंस में, उस प्रकार के फंक्शन में केवल हम फर्स्ट
वाले डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिल सकते हैं आपको जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल होने के पश्चात आप वहां पर तीसरी बार अवकलन ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है किसी को, ठीक है। उस कंडीशन में भी आपको जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से ही आपको आंसर निकालना होता है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है, सामान्य तौर पर इतने क्रिटिकल पोजीशन आप में इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं आती है, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें आपका जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो जाता है तो आप सीधे तौर पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें और वहां से क्लियर हो जाता है। 90% क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। अब करना क्या है आपको, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, जब ये आपका f डबल डैश c1 जो है 0 के बराबर आ जाता है, तब हम क्या करते हैं f ट्रिपल डैश यानी कि 3 बार अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन किया f डैश प्राप्त हुआ, दोबारा कर दिया f डबल डैश प्राप्त हो गया, फिर दोबारा तीसरी बार कर दिया तो f ट्रिपल डैश फाइंड होगा। और उसमें x के स्थान पर क्या रख देना है, c1। अब यहाँ c1 हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डर हमारा फेल हो चुका है। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें 0 आने के कारण वो ऑर्डर ये डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने का मतलब इसका आप मान करेंगे f ट्रिपल डैश c1 का मान ज्ञात करेंगे। अब इसके मान के आधार पर पता लगाया जाएगा। अब अगर मान लो इसके मान या तो 0 आएगा या तो 0 नहीं आएगा, हम यहाँ के प्लस माइनस में नहीं देखना है, हमें तो इतनी बात देखना है कि 0 आ रहा है कि 0 नहीं आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए, f डबल डैश c1 तो 0 आया था, लेकिन जब हमने f ट्रिपल डैश c1 ज्ञात किया तो 0 नहीं आया। तो अगर ये 0 नहीं आया, f ट्रिपल डैश c1 जो है वो 0 नहीं आया है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, तब x बराबर c1 पर f ना तो स्थानीय उच्चिष्ट है और ना ही स्थानीय निम्न, ठीक है। तो वहां से काम आपका खत्म, आपको निष्कर्ष मिल गया, इसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि f ट्रिपल डैश c1 का भी मान 0 आ जाए, यदि f ट्रिपल डैश c1 इक्वल टू 0 आ जाए, अब ये भी 0 आ जाए, तब क्या करना पड़ेगा, तो अब इसका एक बार और अवकलन कर दीजिए यानी f फोर्थ टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड कीजिए और उसमें c1 का मान रखिए, x के स्थान पर c1 रखिए। और जब फोर्थ टाइम डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो वहां पर c1 रखने के पश्चात आप फिर से वही देखेंगे, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है या 0 आ रहा है। प्लस आ रहा होगा अर्थात 0 से बड़ा आ रहा होगा तो स्थानीय निम्नलिखित, नेगेटिव आ रहा होगा अर्थात 0 छोटा तो स्थानीय उच्चिष्ट, और अगर 0 आ रहा होगा, मान लो चौथी बार डेरिवेटिव टेस्ट करने पर भी 0 आ जाए, तो चौथी बार डेरिवेटिव टेस्ट करने पर 0 आ जाएगा, लेकिन हम पांचवी बार करेंगे, मतलब ये प्रक्रिया आपको आगे बढ़ती जाएगी। खैर, आपके स्तर पर इतने आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 बार में ही क्वेश्चन हो जाते हैं। पहली बात तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल नहीं होता है, यदि फेल हो जाता भी है तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर लेने पर स्थिति क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए यहाँ पर ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना 16 हो और जिनके घनों का योगफल क्या हो न्यूनतम, ठीक है। तो अब ये देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है मैक्सिमम मिनिमम पर आधारित। इसमें देखिए कोई फंक्शन आपको दिया नहीं गया, आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। कथन के जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसको पढ़िए ध्यान से, समझ करके हमें कथन बनाना पड़ेगा और उस आधार पर फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा कि माना दो धन संख्याएं x तथा 16 माइनस x हैं जिनका योगफल 16। क्योंकि दो संख्याओं का योग 16 है, तो अगर x एक को हम x मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा 16 माइनस x। अब दोनों की घनों का आपको हमें न्यूनतम बताना है, कब न्यूनतम होगा, तो दोनों पहले घनफल निकालिए, तो दोनों की घनों का योगफल अर्थात x³ प्लस दूसरी संख्या हो जाएगी 16 माइनस x उसका क्यूब, तो दोनों का क्या निकालना, इसको हमने s से डिनोट किया है, आप किसी दूसरे संख्या से अक्षर से भी डिनोट कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसके यहाँ पर आप एक देखिए, जैसे यहाँ पर आप इस स्टेप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो प्रकार के वेरिएबल, दो प्रकार की चर राशियां हैं, एक स्वतंत्र चर राशि और एक आश्रित चर राशि। स्वतंत्र चर राशि का काम हमारा कौन कर रहा है, x का। x क्या है यहाँ पर स्वतंत्र चर राशि, और आश्रित कौन है, s। s क्या है, आश्रित चर राशि है। तो आप करना यह होता है कि डिफरेंशिएशन जो करना होता है यहाँ पर वो स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष करना होता है। किसका करना होता है, आश्रित चर राशि। मान लीजिए समान तौर पर y बराबर एक फंक्शन दिया होता है तो वहां पर हम s के सापेक्ष करते हैं, किसका अवकलन करते हैं, y का अवकलन। तो वैसे ही अब क्योंकि कभी x आ जाएगा, कभी r आ जाएगा, कभी h आ जाएगा, तो आप वहां पहचाने कैसे कि किसके सापेक्ष किया जाएगा,
इसलिए आपको बता दिया जाता है कि इस स्टेप में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल 2 ही वेरिएबल रहने चाहिए। अगर 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है तो उनका कोई ना कोई रास्ता हम निकालते हैं दूसरे तरीके से। अब इस स्टेप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप केवल 2 ही वेरिएबल हैं, एक x है दूसरा s है। x जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि स्वतंत्र चर है, और s जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर। तो डिफरेंशिएशन जो किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्या डिफरेंशिएशन करेंगे x की ऊपर 3x स्क्वायर और इसका हो जाएगा 3 16 माइनस इसका होल स्क्वायर। 16 का करोगे 0 आ जाएगा, इसका करोगे तो माइनस करोगे, ठीक है। अब इसको आप क्या करना, 0 के बराबर रख देना है। 0 के बराबर करोगे तो यहाँ 3 तो कॉमन मिल रहा है, x स्क्वायर ये प्लस है ये माइनस का 1 माइनस हो जाएगा, माइनस 16 माइनस इसका होल स्क्वायर बराबर 0। 3 को आप उधर भेज दीजिए 0 5 से 0 हो जाता है, तो x स्क्वायर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाता है 16 माइनस इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप वर्गमूल लोगे तो क्या आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस आता है और इधर का भी कोई घट गया 16 माइनस। अगर आप प्लस का चिन्ह लेते हो तो क्या आता है x बराबर 16 माइनस आ जाता है अर्थात 2x बराबर 16 अर्थात x बराबर 8। अगर आप माइनस से लोगे तो x x कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको उसका कथन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इसलिए हमने माइनस नहीं किया, ठीक, केवल प्लस किया। अब x बराबर 8 पर आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान निकालना है। इसके लिए क्या करिए आप पहले सेकंड टाइम डेरिवेटिव तो फाइंड कीजिए। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आगे दूसरी बार कर लेते हैं और दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका देखिए अब x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, यहां पर 2 16 माइनस x और फिर 16 का हो जाएगा 0 x का हो जाएगा 1। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये कितना हो जाता है 3 2 6x माइनस का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 6 16 माइनस x। अब यहाँ क्या करना है हमें 8 रखना है क्योंकि x बराबर कितना आया है 8 और उस पर रखकर इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका हम मान निकालते हैं तो 6 into 8 प्लस 6 माइनस 16 माइनस 8 इसको सॉल्व कर लीजिए तो 96 आ रहा है। आई कितना भी हमें इससे कोई मतलब नहीं, केवल प्लस माइनस या 0 क्या आ रहा है इतना पता करना है। तो 96 आ रहा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 में आप देख सकते हैं क्या बताया गया है निम्नलिखित है, स्थानीय निम्नलिखित बताया जाता है। इसीलिए स्पष्ट है कि x बराबर 8 पर s क्या है स्थानीय निम्नलिखित और यही आपसे पूछा जा रहा है। अब एक संख्या तो प्राप्त हो गई 8 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कौन सी है, एक x की दूसरी संख्या क्या है 16 माइनस 2। अगर एक जो है 8 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 आता है, दोनों ही क्या है 8 है। कहने का मतलब ये हो गया इसका आंसर कितना आ गया कि अगर दोनों संख्याएं बराबर हैं जिनका योगफल 16 है अर्थात 8 और 8 है और इनका हम घन करें तो घन क्या हो जाएगा न्यूनतम, ठीक है। अब अगर आप कुछ दूसरा कर दीजिए जैसे मान लीजिए एक 9 ले लीजिए, ठीक है, और दूसरी 7 ले लीजिए 9 7 16। अब दोनों का घन करके देखिए तो ज्यादा आएगा, जबकि 8 और 8 के घन करके टोटल करेंगे तो कम, क्योंकि यहाँ न्यूनतम की बात करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें कहा गया सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम वक्र पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय सम की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वहां पर केवल पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा गया है, न्यूनतम पृष्ठ कहा गया है, जबकि इसका सही जो है वो वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल कर्व सरफेस है, इसको सही कर सकते हैं इंग्लिश में सही दिया है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है क्योंकि यहाँ पूरा फंक्शन बनाना पड़ जाता है। अगर हमारे पास सीधे सीधे फंक्शन दिएगा तो वो काम हमारे लिए आसान है, लेकिन यहाँ तो फंक्शन बनाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए लंबवृत्तीय सम सभी को मालूम होता है, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या की ऊंचाई हो गई, ये आधार की त्रिज्या r। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए पढ़िए क्या लिखा दिए आयतन, तो मतलब आयतन दिया गया है, जो चीज दे दी जाती है आपको वो कांस्टेंट हो जाता है, जो चीज दे दी गई वो क्या है कांस्टेंट। तो हमने क्या लिखा माना दिए गए आयतन कैपिटल B के लंबवृत्तीय समूह की ऊंचाई h, त्रिज्या r, क्रिया की ऊंचाई l, पृष्ठीय क्षेत्रफल s, क्योंकि आयतन ही केवल दिया गया अर्थात V कांस्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि h कांस्टेंट है या फिर r कांस्टेंट है या फिर l कांस्टेंट है या फिर s कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कहा गया, केवल V कांस्टेंट, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, घन। अब यहाँ इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब हमें जो न्यूनतम करना है या अधिकतम करना है वो किसका करना है वक्र पृष्ठ का। देखिए क्या लिखा न्यूनतम वक्र पृष्ठ,
मतलब वक्र पृष्ठ को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, न्यूनतम करना है। उसको कैसे करें, तो इसलिए पहले s बराबर निकालिए। अब वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल कितना होता है, s बराबर पाई आर एल होता है। l क्या है यहाँ पर चाहिए ऊंचाई, तो l का मान क्या होता है आपको याद होना चाहिए, √r² + h²। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम r है, h है, s है, यहाँ पर अब तीन वेरिएबल आ गए, r h और s तीन वेरिएबल है, जबकि डिफरेंशिएशन तभी करेंगे जब दो वेरिएबल, तो फिर एक वेरिएबल तो आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और कौन सा वेरिएबल हटाएंगे, जो इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। s जहां यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट है, और r और h क्या है, इंडिपेंडेंट है। इनमें से दो में से किसी एक को हटा दीजिएगा। कैसे हटाएंगे, उसके लिए आपको समीकरण नंबर 1 की सहायता लेनी है। ठीक है, अब सहायता कैसे ली जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो s² बराबर क्या हो जाएगा, π² r², अंडर रूट हट जाएगा तो r² + h²। ठीक है, वर्ग हमने इसलिए कर लिया कि आगे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। फिर अब यहाँ पर r² का मान रखना, कितना रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से r² का मान, r² बराबर कितना आ जाएगा, 3b/πh। तो जहां पर भी r² लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, आप क्या रख देंगे, 3b/πh हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 3 एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो 3πb आ जाएगा आपका। इस 1/h के अंदर गुणा कर देंगे तो 1/h², और इसमें एक h कैंसिल हो जाएगा, ये पानी में जाएगा तो केवल h बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अब किसके सापेक्ष करना, h के सापेक्ष। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पर, h। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, s। आप v की अगर बात करें तो v हम पहले ही बता चुके क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h वी गेट, तो अब देखिए हमने s² का किया है डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष। और इधर देखिए तो आपका 3πb तो कांस्टेंट है, तो गुणांक के रूप में रहेंगे, केवल यहाँ पर 3b/π को अलग करिए, और h 1/h² का मतलब क्या हुआ, h⁻², और प्लस h का भी आपने अलग से कर दिया। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे कि हमको s² का करना चाहिए, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हम चाहे s² का लिख सकते हैं 2s और फिर ds/dh कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा। ठीक है, इसको तो ऐसे ही से निकाल लिया गया, और h⁻² है, इसको क्या हो जाएगा, -2 h⁻² -1 अर्थात -3, तो -3 अपॉन में आएगा तो +3 हो जाएगा पावर, और h का h के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब हम दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं कोई h के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो 3πb, और देखिए यहाँ फिर 6 -6b/h, ये कितना था, 1/h³ था, ऊपर जाएगा h⁻³ और यहाँ क्या होगा 1 का करेंगे। अब देखो h⁻³ का करोगे तो कितना आएगा, -3h⁻³ -1 अर्थात -4, अर्थात अपान में आएगा कितना हो जाएगा पावर, प्लस का 0 हो जाएगा, और 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पर कितना शक्ति का 18b माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा फिर आपका 54b²/h⁻²। देखिए यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब यहाँ b से तो कोई मतलब नहीं आपका, b कांस्टेंट है, बचा h का ही आपको मान रख के चेक करना होगा आपको कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या b। जरा देखिए कि h⁻4 है, अब आप h चाहे पॉजिटिव रख दें चाहे नेगेटिव रख दें, वो क्या आएगा, जिसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पर क्या आता है, न्यूनतम आता है, न्यूनतम ही आप बताना है। लेकिन अभी हमारा काम यहाँ से खत्म नहीं हो जाता, हमें आगे भी करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, नाउ आई एम पुटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ s² = 0, तो हम s² का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है 0 के इक्वल कर देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था आपका, यहाँ पर इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, और 3πb को आप उधर भेज दीजिए, 0 मान में जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसको आप 1 को आप उधर ले जाइए, माइनस करके आपका आ जाता है 6b/πh³ बराबर 1, अर्थात 6b बराबर πh³। अब b का मान कितना है, 1/3πr², इसको यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, πh³, इसको कैंसिल कर लीजिए, तो देखो 3 × 6 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक h है आपका h³ है, आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि h का मान 0 तो कभी होगा नहीं। ठीक है, तो h कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना आ जाता है इधर से 2r² बराबर h, अर्थात वर्गमूल लेंगे तो h बराबर √2r। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से तो भी यही करना है कि सम की ऊंचाई क्या होगी, आधार की त्रिज्या कितनी गुनी, √2 गुनी होती है। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है।
ठीक है। अब आपको लेकिन अभी यहाँ से काम फिनिश नहीं हुआ, अभी इसी मान को हमको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। और तब देखें कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है। तो इस पास है कि h बराबर √2r पर सेकंड डेरिवेटिव का मान, अब ये तो हम पहले ही पहचान चुके हैं कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसको फाइंड करने की आवश्यकता नहीं, रख के देखने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे हमने लिख दिया। स्पष्ट है कि h बराबर √2r पर क्या ग्रेटर देन 0 है, अर्थात h बराबर √2r पर h² क्या है, स्थानीय निम्नलिखित। ठीक है। अब h² निम्नलिखित है, हमें तो s के बारे में करना है, तो जो नेचर h² का होगा वही नेचर s का भी होगा। s का नेचर और h² के नेचर में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए हमने लिख दिया कि सिद्ध होता है कि h बराबर √2r होने पर दिए गए आयतन वाले लंब वृत्तीय समतल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, न्यूनतम। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको बता दिए गए जिसमें हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल किया है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 2 बार ही डिफरेंशिएशन करना पड़ा, तीसरी बार जाने की कोई नौबत नहीं है। अब हाँ, एक अभी इसमें और आपका शेष बचता है जिसमें आपका क्लोज इंटरवल दिया होता है, तो क्लोज इंटरवल के कुछ क्वेश्चन आपकी किताब में दिए गए, उसके लिए आपको अगला वीडियो बनाना पड़ेगा, तो पार्ट 4 जो बनेगा आपको उसमें डिस्कस किया जाएगा। नाउ आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। धन्यवाद।